हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचंद सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मूल तत्व एवं प्रत्यावर्ती परिपथ। उसमें आज हम देखते हैं प्रतिरोधी व प्रेरणिक परिपथ। प्रतिरोधी यानी कि रेजिस्टेंस, प्रेरणिक यानी कि इंडक्टेंस। ठीक है, इसको आरएल सीरीज सर्किट भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसको हम Z बराबर E/I से भी दर्शाते हैं, जो परिपथ की संपूर्ण परिणामी प्रतिरोध है, और इसे प्रतिबाधा यानी इंडक्टेंस भी कहते हैं, और Z से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो Z बराबर E/I से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टता त्रिभुज से अगर देखते हैं तो ER/E बराबर cos फाई। ठीक है, यहाँ पर E/I बराबर यानी cos फाई और Z एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो E/I बराबर √R² प्लस XL²। ठीक है, इस प्रकार हम Z भी ज्ञात कर सकते हैं, और Z है जो cos थीटा के बराबर होता है, जो परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। इस अगर हमें V ज्ञात करनी है तो √VR² प्लस VL² से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें Z ज्ञात करना है तो R² प्लस XL² से हम रूट द्वारा निकाल सकते हैं। प्रतिबाधा त्रिभुज से हम cos थीटा बराबर R/Z से भी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है प्रतिरोध व धारित्र श्रेणी परिपथ। इसको RC सीरीज सर्किट भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक प्रतिरोध को और एक कैपेसिटर को सीरीज में जोड़कर ये परिपथ बनाया जाता है। इसमें धारा प्रतिरोध के वोल्टता की कला में और धारिता प्रतिघात में वोल्टता पाथ से 90 डिग्री आगे यानी लीडिंग रहती है। प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XC² से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध तथा संधारित्र युक्त परिपथ को RC परिपथ कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक तो प्रतिरोध जोड़ा जाता है श्रेणी में और एक कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। इस प्रकार RC परिपथ तैयार होता है। इसमें धारा का मान ज्ञात करने के लिए I बराबर V/Z से करते हैं, या I बराबर V/ यानी Z को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, √R² प्लस XC²। इससे हम Z को ज्ञात करते हैं, और अगर हमारे पास Z आ जाता है तो I बराबर हम V/Z से ज्ञात कर सकते हैं धारा। शक्ति गुणांक यानी cos थीटा यानी cos फाई बराबर R/Z होता है। अगर हमारे पास R है और Z है तो हम इसका शक्ति गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। cos फाई बराबर R/√R² प्लस VC², और शक्ति ज्ञात करने के लिए VI इंटू cos फाई हो जाता है। यहाँ पर S बराबर P प्लस TQ है। आगे देखते हैं। अगला है अपना RLC यानी प्रतिरोधी प्रेरणिक व धारित्र श्रेणी परिपथ। इसमें क्या होता है, R के लिए प्रतिरोध और इंडक्टेंस और कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है। इसमें प्रतिरोध, प्रेरक यानी इंडक्टेंस तथा संधारित्र यानी कैपेसिटर युक्त परिपथ को RLC परिपथ कहते हैं। यानी अगर इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसको RLC परिपथ भी कहते हैं। RLC परिपथ में धारा वोल्टता से फाई यानी कोण से अग्रगामी या पश्चगामी करेगी, तथा फाई का मान मुख्यतः प्रेरक तथा संधारित्र के मान पर निर्भर करता है। दोबारा देखो, RLC परिपथ में धारा वोल्टता से फाई कोण से आगामी या पश्चगामी करेगी, तथा फाई का मान मुख्यतः प्रेरक तथा संधारित्र के मान पर निर्भर करेगा। अगर हमें यहाँ पर देखो टोटल Z ज्ञात करना है तीनों का, तो R√R² प्लस कोष्टक
XL माइनस XC स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कोस थीटा यानी ज्ञात करना है तो R/Z होता है, और हमारे पास अगर Z है तो हम ज्ञात कर लेंगे। अगर हमारे पास Z नहीं है तो सबसे पहले हम Z करते R/रूट, वही है √R² प्लस कोष्टक XL माइनस XC स्क्वायर। इस प्रकार हम इससे Z ज्ञात कर लेंगे, और हम तब हमें यानी Z ज्ञात हो जाएगा तो हम कोस थीटा ज्ञात करने के लिए R में Z का भाग देकर कोस थीटा ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें इस परिपथ की शक्ति ज्ञात करनी है तो V × I × cos फाई से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसकी आवासीय शक्ति ज्ञात करनी है S बराबर तो होता है PTJQ, इन सभी को गुना करके हम इसकी आवासीय शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं शक्ति तथा शक्ति गुणक। यानी कि आपने सुना होगा कि पावर फैक्टर होता है, लेकिन पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है कि जैसे जो वोल्टेज में उतार चढ़ाव आता है, यानी कभी वोल्टेज कम होती है कभी अधिक होती है, तो पावर फैक्टर के द्वारा इसके मान को स्थायी किया जाता है। देखते हैं I साइन जो वोल्टता से 90 डिग्री पश्चिमगामी है, यह अवयव धारा का शक्तिहीन अवयव कहलाता है। यानी हम शक्ति गुणक को साइन थीटा या कॉस थीटा के द्वारा हम दर्शाते हैं। जैसे I cos फाई अवयव वोल्टता की कला में होता है, यह धारा का क्रियाशील अवयव कहलाता है। यही अवयव परिपथ में शक्ति खर्च करवाता है। किसी विद्युत परिपथ में शक्ति खर्च उस परिपथ में लगी वोल्टता तथा उसकी धारा के इस अवयव के जो प्रयुक्त वोल्टता के फेज में होता है के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमें शक्ति ज्ञात करनी है तो शक्ति के लिए होता है V × I × cos थीटा, यानी cos फाई। cos थीटा और cos फाई एक ही बात होती है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर हमें cos फाई ज्ञात करनी है, परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व व धारित्र में शक्ति व शून्य होती है, अतः शक्ति खर्च परिपथ के केवल प्रतिरोध के कारण होती है। शक्ति ज्ञात करने के लिए VI × cos फाई वाट में ज्ञात करते हैं। IZ × I × R/Z बराबर I² वाट में इस प्रकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नोट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शक्ति गुणक का मान लगभग 1 माना जाता है। वैसे तो देखो 1 से कम ही होता है, जैसे मान लो 0.98 है, 0.91 है, ठीक है, तो हम इसको पूरा 1 मान लेते हैं, जिससे कि हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो तो उसमें आसानी होती है। विभिन्न प्रकार की जो मान होती है उनको निकालने में आसानी होती है। शक्ति के व्यंजक P बराबर VI × cos फाई में cos फाई परिपथ का शक्ति गुणक है। cos फाई ज्ञात करने के लिए P/VI के द्वारा ज्ञात करेंगे, या cos फाई बराबर R/Z से भी हम cos फाई को निकाल सकते हैं। यानी ये लगभग उतना ही आता है, एक 0.8 या 0.9 या 0.91 में कुछ इस तरह से आता है, तो इसको हम लगभग इसके मान को 1 मानते हैं, जिससे हम आराम से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि भाई जो पंखे होते हैं, अपने छत का पंखा है या टेबल फैन है, उनमें यानी कि सेल लगे होते हैं। सेल वो दरअसल सेल नहीं होते हैं, वो क्या है, कैपेसिटर होते हैं, यानी संधारित्र। और उन संधारित्रों को क्यों लगाया जाता है, यानी कि एक तो फेज विभक्त करने के लिए और पावर फैक्टर को सुधारने के लिए उनको लगाया जाता है, जिससे कि हमारे जो पंखा है उसको स्थायी वोल्टेज प्राप्त हो सके। तो ये होता है शक्ति गुणक। अब देखते हैं अगर शक्ति गुणक कम है तो इससे क्या हानि होती है। जैसे कि देखो, किसी निश्चित भार पर यदि वोल्टता स्थिर रहती है
और अनुमानित शक्ति VI में वृद्धि होती है तो लाइन धारा बढ़ जाती है, जिसके कारण लाइन में वोल्टतापात बढ़ते हैं और प्रदाय सिरों पर वोल्टता घट जाती है। दोबारा देखो, अगर शक्ति गुणक कम है तो इससे क्या हानि होती है। किसी निश्चित भार पर यदि वोल्टता स्थिर रहती है और अनुमानित शक्ति VI में वृद्धि होती है तो लाइन धारा बढ़ जाती है, जिसके कारण लाइन में वोल्टतापात बढ़ते हैं और प्रदाय सिरों पर वोल्टता घट जाती है। लाइन में प्रयुक्त केबल गर्म होने लगती है। अगर देखो शक्ति गुणक कम है यानी पावर फैक्टर का मान कम है तो क्या है कि केबल अगर अधिक करंट लेगी तो भाई गर्म होगी, जिससे उनके इंसुलेशन कमज़ोर हो जाते हैं। प्रत्यावर्तक पर अतिरिक्त भार पड़ता है, प्रत्यावर्तक पर अतिरिक्त भार पड़ता है और उनकी दक्षता घट जाती है। अगर अधिक भार पड़ेगा तो दक्षता हो जाएगी कम। और शक्ति गुणक के लाभ क्या हैं, देखो अगर शक्ति गुणक पूरा है, ठीक है, तो उससे हमें क्या लाभ होते हैं ये देखते हैं। उच्च शक्ति गुणक, प्रत्येक भार को स्थिर वोल्टता प्राप्त होती है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो जाएगा, संचारण व वितरण लाइनों में ताम्र हानियाँ कम हो जाती हैं, जिससे दक्षता में वृद्धि होती है, चालकों को उच्च ताप से बचाया जा सकता है। देखो अगर शक्ति गुणक अच्छा है तो उसके बहुत ही फायदे हैं। दोबारा देखो, प्रत्येक भार को स्थिर वोल्टता प्राप्त होती है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो जाता है, संचारण व वितरण लाइनों में ताम्र हानियाँ कम हो जाती हैं, जिससे दक्षता में वृद्धि होती है, चालकों को उच्च ताप से बचाया जा सकता है, यानी कि हीटिंग से बचाया जा सकता है। न्यून शक्ति गुणक को सुधारने के उपाय, अगर मान लो शक्ति गुणक कम है तो हम उसको किस प्रकार सुधार सकते हैं। यदि किसी कारणवश शक्ति गुणक इकाई से कम है तो अग्रगामी लीडिंग हो जाता है, तो और यदि लाइन का शक्ति गुणक न्यून पश्चिगामी है तो लाइन के समानांतर कैपेसिटर लगाने से इसके शक्ति गुणक को सुधारा जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर को अति उत्तेजित करके लाइन के समानांतर में चलाना चाहिए, इससे भी हम इसके जो शक्ति गुणक होता है उसको सुधार सकते हैं। यदि शक्ति गुणक अग्रगामी हो जाए और इकाई से कम हो तो लाइन के समानांतर सिंक्रोनस मोटर को अंडर एक्साइटेड करके चलाना चाहिए। इस प्रकार भी हम शक्ति गुणक को सुधार सकते हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आमतौर पर न्यून शक्ति गुणक पश्चिगामी रहता है और इसके लिए कैपेसिटर बैंक लाइन के समानांतर क्रम में जोड़कर शक्ति गुणक को सुधारा जा सकता है। देखिए आपके लिए मैं एक न्यूमेरिकल यानी उदाहरण करवाता हूँ। एक प्रत्यावर्ती श्रेणी परिपथ में 4 ओम के प्रतिरोध के साथ 0.2 हेनरी का प्रेरकत्व जुड़ा है और 240 वोल्ट 50 साइकिल प्रति सेकंड की प्रदाय दी गई है, तो विद्युत धारा व शक्ति गुणक का मान ज्ञात करें। तो आप देख रहे हो एक परिपथ है जिसमें श्रेणी में यानी कि 4 ओम का प्रतिरोध और 0.2 हेनरी का इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व श्रेणी में जुड़े हैं। इसके समानांतर 230 वोल्ट की सप्लाई जुड़ी है इन दोनों के बीच में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मान 50 साइकिल प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। आर का मान 4 ओम है, एल का मान 0.2 एच हेनरी है, ठीक है, ई का मान 230 वोल्ट है, एफ का मान 50 साइकिल प्रति सेकंड है। तो एक्स एल अब यानी हमें ज्ञात करना है विद्युत धारा व शक्ति गुणक।
तो हम सबसे पहले एक्सएल ज्ञात करते हैं। एक्सएल ज्ञात करने के लिए 2πfl यानी कि 2 गुना 22/7 इंटू 50 इंटू 0.2 हेनरी। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारा आता है 62.085 ओम। अब हम करते हैं जेड को ज्ञात। जेड ज्ञात करने के लिए √r² प्लस XL² से हम जेड ज्ञात कर सकते हैं। तो R का मान कितना है 4 ओम, तो 4² प्लस हमारा जो आया है XL का मान कितना आया है 62.85 ओम आया है। तो हम प्लस में यानी √62.85² करते हैं, इसको हल करते हैं तो 4 का 16 आ जाएगा और 62.85 का 3951 आ जाएगा। इनको जोड़ने पर कितना आता है 3967। ठीक है, अब इसको हम रूट निकालते हैं तो z बराबर 62.98 निकल कर आता है। धारा, अब देखो हमारे पास R भी है और Z भी है। धारा I बराबर E/Z। ठीक है, E कितनी है 230 वोल्ट, Z कितना है 62.98। तो 230 में 62.98 का भाग देते हैं तो 3.65 एम्पियर धारा आ जाती है। शक्ति गुणक ज्ञात करने के लिए R/Z करते हैं। R का मान कितना है 4 ओम, Z का मान कितना है 62.98। 4 में 62.98 का भाग देते हैं तो इसका जो शक्ति गुणक है बहुत ही कम आता है यानी 0.063 ANS। ठीक है, इसका यानी शक्ति गुणक का कोई मात्रक नहीं होता है। ये ध्यान रखना, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि शक्ति गुणक का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति गुणक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स।